हेलो, नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। प्यारे विद्यार्थियों, मैं आपका दोस्त बलदेव चौधरी एक बार फिर उपस्थित हूं आपके यूट्यूब चैनल गुरुकुल क्लासेज गंगापुर सिटी पर। प्रिय दोस्तों, हमारी जो राजस्थान जीके की जो हमारी क्लास चल रही थी, उस क्लास के अंदर आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है, वो टॉपिक हमारा रहने वाला है राजस्थान का अपवाह तंत्र। और राजस्थान के अपवाह तंत्र से संबंधित पहले भी मैं आप लोगों से कई क्लासों पर चर्चा करके गया था, और यहाँ से पहले भी हमने आप लोगों के लिए राजस्थान के कई सारे जो टॉपिक थे वो हमने आपको कवर करवा दिए थे। हाँ, तो हम आपको बता रहे थे कि पहले हम राजस्थान के कई सारे टॉपिक पर आपसे हम चर्चा करके गए थे। हमने आप लोगों के लिए बताया था कि राजस्थान के भौतिक प्रदेश, राजस्थान की राजस्थान का सीमा ज्ञान, इन सारी चीजों पर हमने आपसे क्या कर ली थी, बातें कर ली थी। बिल्कुल। तो साथी एक बार जुड़ चुके हैं, वो बताइएगा कि क्या हमारी ऑडियो वीडियो आप तक क्लियर आ रही है या नहीं आ पा रही है, ताकि हम लोग जो हैं आगे की कंडीशनों में चलते। बिल्कुल। देखते हैं कौन कौन साथी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बिल्कुल। अच्छा, सारा मामला सही है। चलो, सही है तो फिर हम सेशन को आगे की तरफ बढ़ाते हैं, और अपने मित्रों को जोड़ते रहिएगा, शेयर करते रहिएगा क्लास को। ये देखिएगा, आज का जो आपका पहला क्वेश्चन है, वो पहला क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। याद रखना, मैं आप लोगों से मुख्य रूप से बात कर रहा हूं अपने रीट और राजस्थान एसआई के पैटर्न के आधार पर। और आपको पता है कि हमारी जो राजस्थान के अंदर रीट या फिर जो हमारी एसआई की भर्ती है, उनके एग्जाम के अंदर जीके में से सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी तर्ज पर पूछे जाते हैं। या तो क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि निम्न को सुमेलित करो, या फिर क्वेश्चन आपसे ऐसे पूछता है कि निम्न में से कौन सा सुमेलित है या कौन सा सुमेलित नहीं है। इसके लिए वो ये पैटर्न देखना चाहता है कि क्या बच्चे को चारों ऑप्शनों की जानकारी है या बच्चे को चारों ऑप्शनों की जानकारी नहीं है। हालांकि कभी कभी तो एक ही ऑप्शन से पूरा प्रश्न निकल आता है, लेकिन कभी कभी हमें चारों ऑप्शनों की जानकारी होना जरूरी है। देखो, इसमें हमसे क्या पूछा है। इसमें हमसे बात कर रहा है कि राणा प्रताप सागर परियोजना राजस्थान और पंजाब की है। क्या व्यास परियोजना राजस्थान, पंजाब और हरियाणा की है। क्या चंबल परियोजना राजस्थान और एमपी की है। क्या माही बजाज सागर परियोजना जो है वो गुजरात और राजस्थान की है। आप कहोगे कि सर, इनमें से हमसे जो पूछ रहा है वो पूछ रहा है कि गलत कौन सा है। तो देखिएगा, सबसे पहले बात करते हैं व्यास परियोजना के बारे में। तो आप कहोगे कि सर, व्यास एक नदी है, और ये जो नदी है ना, ये नदी सिंधु नदी की सहायक नदी है। किसकी सहायक नदी है? सिंधु नदी की। क्योंकि जब आप लोग पढ़ते हो तो सिंधु नदी के बारे में हम पढ़ते हैं पंचतंत्र, और पंचतंत्र का मतलब होता है कि 5 नदियां हैं जो सिंधु नदी में जाकर के गिरती हैं। याद रखना, सिंधु नदी जो है ये आपके तिब्बत चीन से निकलते हुए आती है और आपके पाकिस्तान की तरफ बहते हुए चली जाती है। इस बात को यदि हम कहें तो ये जो नदी होगी, ये जो परियोजना होगी, इसका संबंध राजस्थान से भी होगा, पंजाब से भी होगा और हरियाणा से भी होगा। याद रखना, ये बात तो कैसी हो गई आपकी, सही हो गई। अगले ऑप्शन पर चलते हैं। तो अगला ऑप्शन आपसे क्या कहता है कि क्या चंबल जो परियोजना है वो राजस्थान और एमपी की है। अब आप लोगों को इसके बारे में भी पता होना चाहिए कि जो चंबल नदी है, उस चंबल नदी का उद्गम कहां से होता है। तो आप कहोगे कि सर, ये हमारा राजस्थान हो गया, और राजस्थान से जब एमपी की तरफ चलते हैं तो एमपी में जगह पड़ती है मऊ, और मऊ के अंदर पड़ती है किसकी पहाड़ी? आप कहोगे कि सर, जनापाव की पहाड़ी। और याद रखना, जनापाव की पहाड़ी से इस नदी का उद्गम होता है, जो राजस्थान और एमपी से सीमा बनाते हुए राजस्थान के धौलपुर में होकर के निकल जाती है, राजाखेड़ा में होकर के। और राजस्थान की, याद रखना, ये सबसे लंबी क्या हो जाएगी? नदी हो जाएगी। अगली कंडीशन इस बात को भी याद रखना कि ये जो परियोजना है ये आपकी एमपी की है, और याद रखना किसकी हो जाएगी? राजस्थान की हो जाएगी। और दोनों की पार्टनरशिप भी कितने कितने की होगी? आप कहोगे कि 50-50% की होगी।
तो ये परियोजना राजस्थान की भी है और याद रखना एमपी की भी है। माही बजाज सागर परियोजना क्या गुजरात और राजस्थान की है? आप कहोगे कि बिल्कुल। दक्षिणी राजस्थान की सबसे लंबी नदी जो कर्क रेखा को 2 बार काटते हुए बहती है, जिसे दक्षिणी राजस्थान की गंगा या आदिवासियों की गंगा कहते हैं, नाबाटापुरा डूंगरपुर में त्रिवेणी संगम तैयार करती है, जिसे बेणेश्वर धाम के नाम से जाना जाता है। तो याद रखना कि ये जो आपकी हो जाएगी परियोजना, ये आपकी राजस्थान और गुजरात की हो जाएगी। तो याद रखना ये ऑप्शन भी आपका सही है। लेकिन राणा प्रताप सागर परियोजना की जब बात करेंगे तो ये राजस्थान और पंजाब का इसके अंदर कोई इन्वॉल्व नहीं रहेगा। तो ऑप्शन नंबर ए जो है ये इसके अंदर गलत है। और हमसे यही पूछा है कि बताइए इनमें से गलत कौन सा है। तो इनमें से जब आप गलत निकालोगे तो याद रखना ऑप्शन नंबर ए जो है आपका ये कैसा आंसर हो जाएगा? आप कहोगे कि सर सही आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिएगा अगला क्वेश्चन आपका क्या हो जाएगा। ये देखो राजस्थान की कौन सी परियोजना पूछी है? आप कहोगे कि सर सावन भादो सिंचाई परियोजना पूछी है। अब आपको पता होना चाहिए कि सावन भादो सिंचाई परियोजना किस जिले से संबंधित होगी? बारां जिले से, उदयपुर जिले से, अजमेर जिले से या फिर कोटा जिले से संबंधित होगी। अब देखो सिंचाई परियोजनाओं की जब हम आपसे बात करते हैं तो सिंचाई परियोजनाओं में से एक दो जो क्वेश्चन है वो आपके निकलते रहते हैं। बिल्कुल, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। अच्छा, आप कहोगे कि सर कौन कौन से क्वेश्चन निकलते रहते हैं? तो आपसे यदि पूछ ले कि राजस्थान में सबसे ज्यादा जो सिंचाई होती है वो किससे होती है, तो आप कहोगे कि सर राजस्थान के अंदर सबसे ज्यादा जो सिंचाई होगी ना वो हो जाएगी नलकूपों। किससे हो जाएगी भाई? आप कहोगे कि सर नलकूपों से हो जाएगी। इसके अलावा अगली कंडीशन आप लोग इस बात को भी याद रखना कि राजस्थान में यदि बात कर ले कि राजस्थान के अलावा मान के चलो आपसे वो विश्व या भारत के बारे में बात कर ले, तो याद रखना कि विश्व में सबसे ज्यादा यदि बात करता है नदियों की, या फिर विश्व में सबसे ज्यादा बात करता है नहरों की, या फिर याद रखना विश्व में सबसे ज्यादा बात करता है झीलों की। तो याद रखना विश्व में सबसे ज्यादा झील जो आपकी हो जाएंगी वो एक देश हो जाएगा, का नाम रहेगा फिनलैंड। क्या नाम रहेगा? फिनलैंड रहेगा। नहरों की यदि बात करता है तो याद रखना कौन सा देश हो जाएगा? आप कहोगे कि सर सबसे ज्यादा जो नहरों का जाल है वो पाकिस्तान के अंदर हो जाएगा। और याद रखना नदियों की यदि बात करता है तो आप कहोगे कि कौन सा देश हो जाएगा? तो आप कहोगे कि सर बांग्लादेश हो जाएगा। तो विश्व के इस डाटा को भी याद रखना कि दुनिया के किस देश को झीलों का देश कहते हैं? तो फिनलैंड। किस देश को नहरों का देश कहते हैं? तो पाकिस्तान। किस देश को नदियों का देश कहा जाता है? तो आप कहोगे कि सर बांग्लादेश को कहा जाता है। अब मैं आपसे यदि राजस्थान की बात करता हूं तो हमारे राजस्थान की 3 भौतिक प्रदेशों की कंडीशन तो फिर भी कहीं तक ठीक है, लेकिन एक जो भौतिक प्रदेश आता है जिसे आप लोग कहते हो कि सर थार का मरुस्थल, याद रखना इसके अंदर वर्षात बहुत कम मात्रा में होती है। इसीलिए थार के मरुस्थल के लिए अब सिंचाई परियोजना की ही बात कर रहा हूं। याद रखना एक नहर हो जाएगी जिसे आप लोग कहते हो IGNP, यानी कि इंदिरा गांधी नहर परियोजना जो है वो आपकी हो। इसके अलावा याद रखना गंगानगर के अंदर की जब बात करते हैं तो आपकी गंग नहर हो जाएगी। इनसे भी कई सारी क्या निकाली गई हैं? आप कहोगे कि सर लिफ्ट नहर जो है वो यहां से निकाली गई हैं। तो इसका सही आंसर मुझे दीजिएगा कि सावन भादो सिंचाई परियोजना का संबंध राजस्थान के किस जिले से होगा? बताइएगा कि सावन भादो जो है उनका सिंचाई का संबंध राजस्थान के किस जिले से हो जाएगा? अब आप कहोगे कि सर ऑप्शन में तो हमारे लिए क्या क्या दिया गया है? आप कहोगे कि सर 12 है। अब मुझे बताइएगा कि 12 जिले के अंदर यदि कोई महत्वपूर्ण बांध है या फिर क्या है जहां से इनकी क्या होती है? आप कहोगे कि सर सिंचाई होती है। बिल्कुल। दूसरे में हमें दिया गया है कि सर उदयपुर है, तीसरे में दिया गया है कि सर अजमेर है, कोटा हमें दिया गया है। याद रखना उदयपुर जो आपका हो जाएगा इसे आप लोग कह दोगे झीलों की नगरी। क्या कह दोगे? झीलों की नगरी कह दोगे। याद रखना अजमेर के अंदर की जब बात करते हैं तो यहां पर आपकी जो झील आती है वो आपकी हो जाएगी मुख्यतः आना सागर झील। कौन सी झील हो जाएगी? आना सागर झील हो जाएगी। याद रखना कोटा जिले का संबंध होगा कौन सी परियोजना से? सावन भादो परियोजना से। और याद रखना कोटा से हम लोग जब बात करते हैं तो आप कहोगे कि सर जो चंबल नदी बहते हुए आती है
वो आपके जहां जहां पर होकर के बह करके आएगी उसके आसपास के क्षेत्र का जो बीहड़ क्षेत्र है, जो जंगली और पर्वतीय क्षेत्र है, उसी को क्या कहते हैं मेरे राजा? आप कहोगे कि सर डांग कहते हैं। यहां से भी 4-5 क्वेश्चन बनते हैं कि बताइए राजस्थान में डांग का राजा कौन है, राजस्थान में डांग की रानी कौन है, और राजस्थान में डांग की देवी कौन सी हो जाएगी? तो याद रखना, डांग का राजा जो कहते हैं वो आपका कौन सा जिला हो जाएगा? धौलपुर हो जाएगा। डांग की रानी जिसे कहते हैं, याद रखना, करौली हो जाएगी। और डांग की देवी जिसे कहते हैं वो याद रखना, कैला देवी हो जाएगी। इन क्वेश्चनों को भी यहाँ पर याद रखना है। और सावन भादो जो सिंचाई परियोजना होगी उसका संबंध राजस्थान के किस जिले से होगा? आप कहोगे कि सर कोटा जिले से हो जाएगा। चलिएगा अगले सेशन यानी कि अगले प्रश्न की ओर देखिएगा। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कहता है, ये लो, निम्नलिखित में से कौन सी नहर भारत की सबसे लंबी नहर है? गंगा नहर, अनूपगढ़ नहर, उम्मेद सागर नहर या इंदिरा गांधी नहर? भारत की क्या बतानी है? आप कहोगे कि सर सबसे लंबी हमें नहर बतानी है। बिल्कुल, बताओ तो मुझे भारत की सबसे लंबी नहर कौन सी हो जाएगी? हाँ, सावन भादो कारडैम बिल्कुल, सर्वाधिक झील उदयपुर में है। और सागर का नाम बिल्कुल वरुण सागर वर्तमान में कर दिया गया है। इनकी अभी मैं आपके सामने क्लास लेकर के आने वाला हूं कि राजस्थान में जो नाम परिवर्तन किए हैं उन पर मैं आपसे विशेष चर्चा करूंगा। आप कहोगे कि सर राजस्थान में नाम परिवर्तन, मैं कहूंगा कि हाँ। जैसे कि एक तो आपकी सिलीसेड झील है, सिलीसेड झील आपकी अलवर के अंदर है, सरिस्का में आती है, जो राजस्थान की सबसे सुंदर झील है। याद रखना, यदि पूछ ले कि राजस्थान की सबसे सुंदर झील कौन सी है तो आप कहोगे कि सर सिलीसेड झील है, अलवर के अंदर है, जिस राजस्थान की सबसे सुंदर है, जिसे राजस्थान की नंदन कानन झील कहते हैं। क्या कहते हैं? राजस्थान की नंदन कानन। एक तो उसे आप कहोगे कि बिल्कुल सर उसे शामिल कर दिया गया है आर्द्र भूमि में या रामसर साइट में। इसके अलावा याद रखना, भरतपुर के अंदर या डीग जो अलग हुआ है उसके अंदर एक जगह पड़ती थी, तहसील पड़ती थी नगर, उसका नाम बदल दिया है राजस्थान सरकार ने, उसका नाम कर दिया है ब्रजनगर। एक तहसील और पड़ती थी कामा, उसका नाम बदल दिया है, उसका नाम कर दिया है कामवन। सागर झील का नाम बदल दिया है, नाम कर दिया है वरुण सागर। तो मैं आप लोगों के बीच में इसकी एक क्लास लेकर के आऊंगा और वहां पर बताऊंगा कि किस किस तरीके से इनके नाम चेंज कर दिए हैं। इस प्रश्न का आंसर मुझे आप दीजिएगा कि निम्न में से कौन सी नहर भारत की सबसे लंबी नहर है? बिल्कुल, कौन सी? ब्रह्मा मीना बता रहा है कि सर इंदिरा गांधी नहर को कर दिया जाए। ओम प्रकाश बैरवा भी कि सर इंदिरा गांधी नहर को कर दो। अच्छा, देखिएगा क्या पूछ रहा है आपसे। आप कहोगे कि सर सबसे लंबी नहर पूछ रहा है, तो मुझे आप लोग बता दो फिर कि सबसे लंबी जो नहर हो जाएगी वो कौन सी हो जाएगी। आपके सामने है गंग नहर है, अनूपगढ़ नहर है। अनूपगढ़ को तो आपको पता हो तो एक तरीके से कहें तो नया जिला बना दिया था पिछली बार कांग्रेस सरकार ने, लेकिन बीजेपी सरकार के मुख्यमंत्री बनते ही अनूपगढ़ को जिले की मान्यता से क्या कर दिया था? रद्द कर दिया था। इसके अलावा उम्मेद सागर है, इंदिरा गांधी नहर है। याद रखना, बिल्कुल हमारे भारत की जो सबसे लंबी जो नहर होगी ना वो कौन सी हो जाएगी? आप कहोगे कि सर इंदिरा गांधी नहर हो जाएगी। अच्छा, इंदिरा गांधी नहर निकाली कहां से गई है? तो आप कहोगे कि सर एक नदी बहती है जिसका नाम है सतलज नदी। कहां की बात कर रहा हूं राजा? पंजाब की बात कर रहा हूं। और याद रखना, इस पर एक बांध बना हुआ है, एक बैराज बना हुआ है जिसका नाम है हरिके बैराज। और इस हरिके बैराज से कौन सी नहर निकाली गई है? आप कहोगे कि सर इंदिरा गांधी नहर निकाली गई है। और इसकी टोटल लंबाई की यदि मैं बात करता हूं तो याद रखना, इसकी टोटल जो लंबाई हो जाएगी वो हो जाएगी 649 किलोमीटर। कितनी हो जाएगी? 649 किलोमीटर हो जाएगी। और याद रखना, इस नहर के लिए जो पैसा खर्च करता है वो आपका कौन सा बैंक है? तो याद रखना, वो आपका हो जाएगा वर्ल्ड बैंक। यदि आपसे पूछ ले कि इंदिरा गांधी नहर के लिए जो पैसा खर्च किया है वो किस बैंक ने किया है, तो याद रखना वो आपकी वर्ल्ड बैंक ने किया है। इंदिरा गांधी नहर जो है वो याद रखना किससे संबंधित होगी? तो आप कहोगे कि सर मारवाड़ से संबंधित होगी। एक तरीके से मैं आपसे कहूं तो थार के मरुस्थल से संबंधित होगी। और याद रखना कि इंदिरा गांधी नहर को राजस्थान की मरु गंगा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मरु गंगा भी कहते हैं।
लेकिन याद रखना, कंफ्यूज नहीं होना है। यदि आपसे पूछ लेता है कि बताइए थार के मरुस्थल की या पश्चिमी राजस्थान की गंगा किसे कहते हैं, तो याद रखना आंसर करना है लूनी नदी। कौन सी नदी करना है? आप कहोगे कि सर लूनी नदी करना है। और यदि आपसे मरुगंगा पूछता है तो आपको इंदिरा गांधी करना है। इंदिरा गांधी नहर को लाने का श्रेय, रूपरेखा तैयार करने का श्रेय किसको जाता है? तो आप कहोगे कि सर उस समय इंजीनियर थे कंवर सेन। कौन थे भैया? कंवर सेन थे। तो भारत की सबसे लंबी नहर कौन सी हो जाएगी? इंदिरा गांधी नहर हो जाएगी मेरे भैया। कहां से निकलती है? पंजाब के अंदर सतलज नदी के हरिके बैराज से निकलती है। टोटल लंबाई कितनी होगी? 649 किलोमीटर की हो जाएगी। मरुस्थल से संबंधित है इसलिए मरुगंगा कहते हैं। वर्ल्ड बैंक इसके लिए क्या देता है? पैसे देता है। लाने का श्रेय किसको जाएगा? तो आप कहोगे कि सर उस समय के तत्कालीन इंजीनियर कंवर सेन जी को जाएगा। क्लियर है क्या? बिल्कुल सर, यहां तक की सारी बातें हमारी कैसी हैं? क्लियर हैं। बिल्कुल, लूनी नदी को थार के मरुस्थल की गंगा या पश्चिमी राजस्थान की क्या कहा जाता है? गंगा कहा जाता है। अगले क्वेश्चन पर आ जाओ। ये देखो अगला क्वेश्चन आपका कौन सा है। माही बजाज सागर परियोजना एक संयुक्त उद्यम है, यानी कि हमसे ये पूछ रहा है कि माही बजाज सागर जो परियोजना है उसमें किस किस की हिस्सेदारी होगी? राजस्थान, पंजाब और गुजरात की होगी, या गुजरात और राजस्थान की होगी, या राजस्थान, गुजरात और एमपी की होगी, या एमपी और राजस्थान की होगी? बताइएगा कि माही बजाज सागर परियोजना, पहले प्रश्न में मैंने आपको बताया भी था जब मैंने आपसे चंबल परियोजना की बात की थी और माही बजाज सागर परियोजना की बात की थी। बिल्कुल। नमस्कार धौलपुरिया, कोई राधे राधे भैया। अच्छा, इस प्रश्न का आंसर आप मुझे दीजिएगा कि ये जो आपका क्वेश्चन होगा इसका कौन सा आंसर एकदम बिल्कुल सही दिशा में जाएगा। क्या पूछ रहा है? आप कहोगे कि सर हमसे यहां पर पूछ रहा है कि बताइएगा कि यहां पर अपनी जो है माही बजाज सागर परियोजना ये आपके किस किस राज्य की हो जाएगी? आप कहोगे कि सर माही बजाज सागर की जब बात करेंगे तो ये लो, ये आपकी कौन सी नदी हो जाएगी? आप कहोगे कि सर राजस्थान नदी हो जाएगी। अब देखना मेरे भाई, बड़े प्यार से यहां पर कैसे उत्तर निकालते हैं हम लोग। यहाँ पर आपकी कुछ पहाड़ियां आती हैं, याद रखना, जिन्हें आप लोग कहोगे अमरेरू की पहाड़ी। क्या कहोगे? आप कहोगे कि सर अमरेरू की पहाड़ी कहेंगे। और याद रखना इनके पास में एक झील आती है जिसका नाम हो जाएगा बेहद झील। और याद रखना यहां से इस नदी का उद्गम होता है जो उल्टे यू आकार में बहते हुए कर्क रेखा को दो बार काटते हुए मुड़कर के गुजरात में और गुजरात से फिर अरब सागर में अपने पानी को लेकर के चली जाती है। याद रखना ये जो माही नदी है ना, इस माही नदी को दक्षिणी राजस्थान की गंगा क्या कहते हैं? दक्षिणी राजस्थान की गंगा कहते हैं। याद रखना इसे आदिवासियों की गंगा क्या कहते हैं? आप कहोगे कि सर आदिवासियों की गंगा कहते हैं। और याद रखना इसी में दो नदी और आकर के मिलती हैं। एक नदी जो होगी उसका नाम तो हो जाएगा सोम, और एक जो नदी होगी उसका नाम हो जाएगा जाखम। और ये जो जगह पड़ती है, त्रिवेणी संगम पड़ता है, वो पड़ता है नावाटापुरा में। नावाटापुरा आपका कहां पर पड़ेगा? आप कहोगे कि सर डूंगरपुर में पड़ेगा। और याद रखना कि ये वो स्थान है राजस्थान का जहां पर खंडित शिवलिंग की पूजा होती है। किसकी पूजा होती है? खंडित शिवलिंग की पूजा होती है। और इसे किसके नाम से जाना जाता है? तो याद रखना इसे बेंडेश्वर धाम के नाम से जाना जाता है। यदि पूछ ले कि इस धाम की स्थापना करने वाले व्यक्ति कौन थे, तो याद रखना संत मावजी। कौन थे भैया? संत मावजी थे। और याद रखना कि यहाँ पर माघ पूर्णिमा को क्या लगता है? मेला लगता है, जिसमें सबसे ज्यादा भील जनजाति के लोग भाग लेते हैं। इसलिए इस मेले को क्या कहते हैं? आप कहोगे कि सर आदिवासियों का कुंभ कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे भाई? आदिवासियों का कुंभ कहते हैं। तो याद रखना माही बजाज सागर जो परियोजना है ना, वो गुजरात की है और राजस्थान की है। वही बात कर लें कि दोनों की पार्टनरशिप कितनी है, तो गुजरात की हो जाएगी 55% और राजस्थान की कितनी हो जाएगी? 45% हो जाएगी।
ऑप्शन नंबर बी जो है इसका वो एकदम सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है क्या? बिल्कुल गुरुजी, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल सर, आप बहुत अच्छा, क्या बात है, इतना ज्यादा मोटिवेशन करने की आवश्यकता भी नहीं है मेरे दोस्त, कहीं पढ़ाते पढ़ाते और हम भटक जाए हैं। चलो ठीक है, अब की बार रीट को तोड़ दो यार। सबसे बढ़िया बात तो मेरे भैया आपकी ये हो जाएगी। बिल्कुल किरण, राधे राधे, बिल्कुल नमस्कार, राधे राधे। तो याद रखना इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? आप कहोगे कि सर ऑप्शन नंबर बी जो है ना वो इसका सही आंसर हो जाएगा। बिल्कुल, आज विद्यार्थियों की संख्या काफी हद तक हमें कम नजर आ रही है भाई। लगता है कि कोहरे का प्रभाव उन पर पड़ गया, या फिर हो सकता है कि रात को बाबू साबू के चक्कर में सोए नहीं थे वो लोग, अब अपनी नींद की पूर्ति कर रहे हैं। अरे जगा दो उनको मेरे भाई मैसेज करके कि क्लास शुरू हो चुकी है। जहां विद्यार्थी हमें पहले बहुत ज्यादा संख्या में नजर आते थे, आज उनकी संख्या हमें लगभग आधी नजर आ रही है। तो गए कहां वो लोग? पहले तो उनको ढूंढो पकड़ के, फिर बाद में मुझे सौंप दो, मैं अपने हिसाब से निपट लूंगा उनसे। अच्छा ठीक है सर, तो खोजो उनको एक बार, वो कहाँ है। अगला क्वेश्चन देखो कि राजस्थान की निम्नलिखित में से किस परियोजना को मरुगंगा के नाम से जाना जाता है? अच्छा, ये क्वेश्चन तो हमने आपको पहले करवाया था ना कि मरुगंगा किसे कहते हैं और पश्चिमी राजस्थान की गंगा किसे कहते हैं। आप कहोगे कि सर आपने हमें बताया था कि पश्चिमी राजस्थान की जो गंगा कहा जाता है वो कहा जाता है किसको? आप कहोगे कि सर लूनी नदी को। और मरुगंगा किसे कहते हैं? तो आप कहोगे कि सर इंदिरा गांधी नहर को कहते हैं। किसको कहते हैं? इंदिरा गांधी नहर को कहते हैं। याद रखना, इस नहर के प्राचीन नाम की यदि बात कर ले कि बताइए इंदिरा गांधी नहर का प्राचीन नाम क्या था, तो मेरे मित्र इसका नाम हुआ करता था राजस्थान नहर। और 1984 में इंदिरा गांधी की डेथ हो गई तो उनकी स्मृति में इनका नाम कर दिया गया था इंदिरा गांधी नहर, जो हमारे भारत की सबसे लंबी नहर परियोजना है। क्लियर है ना? तो ऑप्शन नंबर बी जिनका है उनका एकदम सही आंसर है। बिल्कुल, सबसे पहले आंसर दिया है ओम प्रकाश बैरवा ने, फिर किरण है, इसके बाद में बिल्कुल सही बात है। याद रखना, अब तो जितने भी विद्यार्थी ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं, इंदिरा गांधी नहर को क्या कहते हैं? राजस्थान की मरुगंगा कहते हैं। और सच में बिल्कुल याद रखना, मरुस्थल के लिए एक वरदान ही साबित हुई है। इससे हालांकि सेम की समस्या तो कहीं कहीं पर उत्पन्न हुई है, लेकिन मरुस्थल के अंदर जल जीवन और याद रखना एक तरीके से सिंचाई और पेयजल के लिए हम इसे बहुत बढ़िया परियोजना कहेंगे। कौन सी परियोजना को? इंदिरा गांधी नहर परियोजना को। अगले क्वेश्चन पर आ जाओ मेरे मित्र, और देखो अगला क्वेश्चन आपका कौन सा है। राजस्थान में नहर सिंचाई में किस जिले का पहला स्थान है? राजसमंद, श्रीगंगानगर, उदयपुर, भीलवाड़ा। आपके लिए मैंने देश तो बता ही दिए कि सबसे ज्यादा नहरों वाला देश कौन सा हो जाएगा। आप कहोगे कि सर हमारा पड़ोसी मूर्ख देश हो जाएगा जिसे हम पाकिस्तान के नाम से जानते हैं नक्शे पर। और याद रखना, सबसे ज्यादा झीलों वाला आप कहोगे कि सर फिनलैंड हो जाएगा। सबसे ज्यादा नदियों वाला आप कहोगे कि सर बांग्लादेश हो जाएगा। तो मुझे बताओ कि नहरों से सिंचाई करने में राजस्थान के अंदर पहला जो आपका स्थान रहेगा वो किसका रहेगा? बिल्कुल ओम प्रकाश, आपका आंसर पहले भी सही था। इस प्रश्न की तरफ आ जाओ मेरे भाई। क्या पूछ रहा है? आप कहोगे कि सर हमसे वो पूछ रहा है कि बताइए नहरों से सिंचाई करने में राजस्थान के किस जिले का जो है यानी कि स्थान कौन सा रहने वाला है। आप कहोगे कि सर पहला रहने वाला है। क्या बात है, किरण, ओम प्रकाश सब एक ही ऑप्शन की तरफ दौड़ लगाते हुए जा रहे हैं। और वो ऑप्शन हमें कौन सा मिल रहा है? आप कहोगे कि ऑप्शन मिल रहा है सर आपको बी यानी कि श्री गंगानगर। बिल्कुल, कौन सा मिल रहा है? श्री गंगानगर मिल रहा है। देखो राजसमंद की जब मैं आपसे बात करता हूं, अब आपने तो आपका आंसर दे दिया एक टप्पे में, लेकिन मेरा तो कर्तव्य बनता है कि आपके लिए सभी ऑप्शनों की तरफ लेकर के चलूं। देखो सुनो, राजसमंद के बारे में याद रखना, एक झील आती है जिसका नाम हो जाएगा आपकी राजसमंद झील। याद रखना, राजसमंद झील राजस्थान की एकमात्र ऐसी झील है जिसके नाम पर किसका नामकरण किया गया है? किसी जिले का नामकरण किया गया है। तो याद रखना कि राजस्थान की एकमात्र ऐसी झील जिसके नाम पर किसी जिले का नामकरण हुआ है वो आपकी राजसमंद झील हो जाएगी। याद रखना, राजसमंद झील के किनारे पर पूरे वर्ल्ड का, पूरे विश्व का सबसे बड़ा शिलालेख है। यदि आपसे पूछ ले कि बताइए दुनिया का सबसे बड़ा शिलालेख किस झील के किनारे पर है,
तो आप कहोगे कि सर राजसमंद झील के किनारे पर है, जिसे राज प्रशस्ति के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? राज प्रशस्ति के नाम से जाना जाता है। फिर भैया याद रखना कि 25 बड़े बड़े पत्थरों पर लिखा हुआ है। कितने बड़े बड़े पत्थरों पर? आप कहोगे कि सर 25 बड़े बड़े पत्थरों पर लिखा हुआ है, और बताया जाता है कि इसमें एक राजा हुए थे जिनका नाम था बप्पा रावल, जिन्हें काल भुज के नाम से भी जाना जाता है। इनसे लेकर के और राज सिंह तक का वर्णन हमें मिलता है। तो इस चीज को भी याद रखना, ये प्रश्न भी कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण हो सकता है कि दुनिया का सबसे बड़ा शिलालेख किस झील के किनारे पर है, क्या नाम है, कितने पत्थरों पर लिखा हुआ है, कहां से कहां तक का वर्णन है। तो बप्पा रावल से लेकर के काल भोज तक का वर्णन है। अब मैं बप्पा रावल और राज सिंह आपको यहां तक नहीं पढ़ाऊंगा, जब इतिहास की बात करेंगे तब इन चीजों के बारे में चर्चा करेंगे। श्री गंगानगर में बिल्कुल सबसे ज्यादा नहरों से सिंचाई होती है। उदयपुर को तो क्या कहते हैं मेरे राजा? आप कहोगे कि सर झीलों की नगरी कहते हैं। क्या कहते हैं? झीलों की नगरी कहते हैं। जबकि याद रखना और क्या कहा जाता है, तो आप कहोगे कि सर इसे कहा जाता है पूर्व का वेनिस। क्या कहा जाता है? पूर्व का वेनिस। अब यहां पर दोनों बातें अलग अलग हो गई। एक तो आता है कभी कभी पूर्व का वेनिस, और एक आता है पूर्व का पेरिस। तो याद रखना, यदि आपसे पूछ ले कि बताइए पूर्व का पेरिस किसे कहते हैं, तो याद रखना आंसर भागता हुआ सीधा जाएगा कहां पर? जयपुर। गुलाबी नगरी कहो, पूर्व का पेरिस कहो, बिल्कुल गुरुजी गुलाबी नगरी कहेंगे, क्योंकि जो पुरानी बिल्डिंगें यहां पर बनी हुई हैं उन सब का रंग कैसा नजर आएगा? आप कहोगे कि सर गुलाबी नजर आएगा। इसके अलावा आज भी यहाँ पर सौंदर्य का रंग कैसा है गुरुजी? गुलाबी है। रोड के आसपास जो पेड़ पौधे हैं उन पर गुलाबी रंग किया जाता है गुरुजी। और याद रखना कि रोड पर चलने वाली स्कूटी भी गुलाबी, और स्कूटी को चलाने वाली भी। अच्छा, उस बात को तो छोड़ो, याद रखना। तो ऑप्शन नंबर बी जो है आपका, वो एकदम कैसा हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है? तो जिन विद्यार्थियों ने ऑप्शन नंबर बी दिया है उनका आंसर एकदम सही दिशा में जाता है। लगता है संख्या बढ़ तो रही है, जाग तो रहे हैं धीरे धीरे। अच्छा, अगले क्वेश्चन पर आ जाओ भैया। इसका आंसर आप मुझे ऑप्शन में दो। अच्छा क्वेश्चन है, इसे करंट का कहो या फिर मेरी तरफ से आप कैसा भी कहो, मैं तो क्वेश्चन ही कहूंगा। देखो क्वेश्चन क्या है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 16 फरवरी 2023 को राजस्थान के किस जिले में जल जन अभियान का अप्रत्यक्ष माध्यम से उद्घाटन किया है? अप्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष वो तो आप जानते हो कि जिसमें वो खुद उपस्थित होता है उसे तो कहते हैं प्रत्यक्ष, और जिनमें वो खुद ने आकर के अपने किसी असिस्टेंट या किसी मुख्य नेता को भेज दे उसे कहते हैं एक तरीके से अप्रत्यक्ष। तो आप हमें बताइएगा कि आंसर बीकानेर जाए या कोटा जाए या सिरोही जाए या फिर धौलपुर जाए। इंतजार कर रहा हूं ऑप्शन में इस प्रश्न के आंसर का, कि इस प्रश्न का आंसर आप मुझे क्या देते हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, अच्छे से देख लीजिएगा, 16 फरवरी 2023 को राजस्थान के किस जिले में जल जन अभियान का, कौन सा अभियान है? जल जन अभियान का अप्रत्यक्ष माध्यम से उद्घाटन किया है। बीकानेर, कोटा, सिरोही या धौलपुर? बताइएगा इसका आंसर क्या लॉक किया जाए। बिल्कुल क्वेश्चन नंबर में आपसे बात कर रहा हूं 7 के बारे में। अच्छा, क्या बात है, बिल्कुल नमस्कार, राधे राधे। क्वेश्चन की तरफ आ जाओ मेरे भैया। जिलों की नगरी, ये कल्पेश मीना है। याद रखना जिलों की नहीं राजा, झीलों की नगरी हो जाएगी। बिल्कुल, किसकी नगरी हो जाएगी? झीलों की। बिश्नोई, ऑप्शन नंबर बी को लॉक कर दो। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है कोटा। और देखते हैं, बताओ मेरे भाई अपने अपने डाटा के अनुसार कि इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो आपका क्या होना चाहिए। बिल्कुल, कौन सा क्वेश्चन है? आप कहोगे कि सर क्वेश्चन नंबर की बात कर रहे हैं 7 की। बिल्कुल, तो क्या बता रहे हो कि सर झीलों की नगरी कर दें? क्या चीज? झीलों की नगरी तो उदयपुर हो जाएगी। याद रखना इसका आंसर, सुनो मेरी बात, कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 16 फरवरी 2023 को राजस्थान के किस जिले में जल जन अभियान का अप्रत्यक्ष माध्यम से उद्घाटन किया है? आप कहोगे कि सर बीकानेर, आप कहोगे कि सर कोटा, आप कहोगे कि सर सिरोही, आप कहोगे कि सर धौलपुर। याद रखना इस प्रश्न का आंसर जो हम लॉक करें वो हम करें बीकानेर, कतई नहीं करेंगे। तो बीकानेर की तरफ तो ऑलरेडी पूर्ति करने के लिए कौन सी नहर के माध्यम से पानी पहुंचाया जा रहा है? आप कहोगे कि सर पानी जो है ना वो पहुंचाया जा रहा है इंदिरा गांधी नहर के माध्यम से। बिल्कुल याद रखना। इसके अलावा आप कहोगे कि सर कोटा की तरफ चलें। मैं कहूंगा कि कोटा में होकर के तो कौन सी नदी जा रही है? आप कहोगे कि सर चंबल नदी जा रही है। कौन सी नदी जा रही है?
चंबल नदी। तो याद रखना यहां पर भी गुरुजी बहुत सारी परियोजनाएं ऑलरेडी पहले चला रखी हैं। अब मैं आपसे बात करता हूं कि राजस्थान का सबसे ऊंचा शहर। आप कहोगे कि बिल्कुल सर, किसकी बात करते हैं? आप कहोगे कि सर माउंट आबू सिरोही की बात करते हैं। और याद रखना इस माउंट आबू सिरोही के अंदर ही किस परियोजना की शुरुआत की गई है? आप कहोगे कि सर जल जन अभियान परियोजना की शुरुआत की गई है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो इसका सही रहेगा। क्लियर कर लीजिएगा, सिरोही। कौन सा हो जाएगा? सिरोही। डेट यदि पूछ लेता है तब भी याद रखना कि 16 फरवरी 2023 रहेगी। क्लियर है? बिल्कुल। अगले प्रश्न पर आ जाओ भैया। ये देखो अगला क्वेश्चन क्या है। सिद्धमुख परियोजना किस नदी से जल प्राप्त करती है? देखो ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। किसी भी एक परियोजना का नाम आपके लिए दे देगा जो किसी नदी पर चल रही है, और फिर आपसे पूछेगा, जैसे किसी लिफ्ट नहर का नाम दे दिया, कमर्शियल लिफ्ट नहर या फिर कोई भी। तो याद रखना कि यहां पर आपसे पूछिए सिद्धमुख परियोजना, तो हमें आप बताइएगा कि ये जो सिद्धमुख परियोजना है ये जो है आपकी वो किस नदी से क्या प्राप्त करती है? आप कहोगे कि सर जल प्राप्त करती है। ऑप्शन में क्या क्या दिए हैं? आप कहोगे कि सर ऑप्शन में हमें दिए हैं जाखम, नर्मदा, रावी और ब्यास, और एक नदी कौन सी दी है? आप कहोगे कि सर पार्वती नदी हमें दी है। चलो मुझे बताओ। देखो जब तक मैं आप लोगों से थोड़ी सी इसके बारे में मैं थोड़ी सी विस्तार से चर्चा कर लेता हूं। आप कहोगे कि सर एक आयोग आया है 5 अक्टूबर 2002 को, जिसका नाम है इराडी आयोग। कब की बात कर रहा हूं? 5 अक्टूबर 2002 की बात कर रहा हूं। कौन सा आयोग आया है? आप कहोगे कि सर इराडी आयोग। और याद रखना ये क्वेश्चन भी आया हुआ है कि बताइए इराडी आयोग का संबंध राजस्थान की किस परियोजना से है? तो याद रखना इसका संबंध हो जाएगा सिद्धमुख परियोजना से। कौन सी परियोजना से? सिद्धमुख परियोजना। अब याद रखना बिल्कुल गुरुजी मैं आपसे मारवाड़ की ही बात करूंगा। चूरू और हनुमानगढ़ में इस परियोजना से किसकी प्राप्ति होती है? जल की प्राप्ति होती है। अब आप कहोगे जाखम, मैं कहूंगा कि नहीं। अच्छा दिमाग में इस बात को भी याद रखना, कई बार स्कूलों में ऐसे बता दिया जाता है कि भाखड़ा नागल बांध, लेकिन याद रखना वास्तविकता में अब आप बड़े हो चुके हो, बच्चे नहीं हो। भाखड़ा बांध अलग है और नागल बांध अलग है। दोनों को एक समझने की कोशिश मत करना। भाखड़ा और नागल दोनों बांध कैसे हैं? आप कहोगे कि सर अलग अलग हैं। इसके अलावा याद रखना आप कहोगे कि सर नर्मदा नदी, हम कहेंगे कि नहीं, नर्मदा नदी का इससे कोई संबंध नहीं रहेगा। याद रखना रावी और ब्यास, बिल्कुल। कौन सी नदी की बात करेंगे? आप कहोगे कि सर रावी और ब्यास नदी की बात करेंगे। पार्वती नदी का भी कोई संबंध नहीं होगा। तो जो आपकी सिद्धमुख परियोजना है जिससे आपके चूरू और बीकानेर को किसकी प्राप्ति होगी? हनुमानगढ़ को। आप कहोगे कि सर जल की प्राप्ति होगी। और किस आयोग का संबंध? तो याद रखना इराडी आयोग का संबंध। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका वो एकदम सही हो जाएगा। अच्छा ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आ जाओ भैया। अगला क्वेश्चन क्या है ये देखो। भाखड़ा नागल बहुउद्देशीय नदी परियोजना में राजस्थान की हिस्सेदारी कितनी है? अब ये मैंने कहा था ना आपसे कि हिस्सेदारी आपसे पूछ लेगा कि 50-50% की कहां है, 55-45 की कहां है, या फिर भाखड़ा नागल बांध जो है वहां से जो जल की या फिर जल विद्युत की हमें मात्रा प्राप्त होगी उसके अंदर राजस्थान की हिस्सेदारी कितनी हो जाएगी? 15.2%, 17.5%, 22.2% या 23.3%? बताइएगा कि इसका आंसर क्या कर दिया जाए। बिल्कुल, क्या बता रहे हो भाई? ऑप्शन नंबर बी को लॉक कर दे। अच्छा रावी और ब्यास, बिल्कुल सांगाराम हमने बता दिया था इराडी आयोग का संबंध इससे ही हो जाएगा। गीता बिश्नोई बता रही है कि सर ऑप्शन नंबर एक को लॉक कर दो। अब देखो ये जो है ना ये तो आपका सीधा डाटा पर आधारित होता है भैया। अब ऐसे प्रश्न है जैसे कि आपसे पूछ ले कि बताइए आपकी चंबल परियोजना, माही परियोजना हिस्सेदारी कितनी है, तो डेटा पर आधारित होंगे कि 55-45 की होगी या 50-50% की होगी। तो याद रखना कि बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए जो है आपका वो सही है। राजस्थान की जो भाखड़ा नागल बहुउद्देशीय परियोजना में पार्टनरशिप होगी वो 15.2% की होगी। कितने की होगी? 15.2% की। अगले प्रश्न पर आ जाओ मेरे भाई। ये देखो अगला क्वेश्चन क्या है। कंवरसेन के द्वारा राजस्थान नहर की शुरुआत कब की गई थी? मैं आपके लिए बता रहा था ना कि राजस्थान नाम बदल करके कर देंगे। कौन सी नहर? आप कहोगे कि सर इंदिरा गांधी नहर। अब इंदिरा गांधी नहर के बारे में मैंने बताया था कि 1984 के अंदर उनकी डेथ हुई थी।
इसलिए इनके सम्मान में नाम बदल करके कौन सी नहर कर दिया था, इंदिरा गांधी नहर कर दिया था। तो इसका आंसर आप मुझे ये बताओ कि राजस्थान नहर जो इंदिरा गांधी नहर का प्राचीन नाम था, इंदिरा गांधी नहर का पुराना नाम था, इसके बारे में आप क्या कहोगे कि इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1958, 1948, 1938, 1968? बताइएगा कि इसका जो सही आंसर लॉक किया जाए वो क्या किया जाए। गीता बिश्नोई की सर ऑप्शन नंबर बी को लॉक कर दो, और ऑप्शन नंबर बी में आपके लिए क्या दिया गया है? आप कहोगे कि सर 1948 दिया गया है। देखो मित्रों, एक बात मैं आप लोगों के लिए बता देता हूं। सबसे पहले तो याद रखना कि यदि आपसे वो पूछ लेता है कि मान के चलो ये हमारा राजस्थान है, अब इस राजस्थान की चारों ओर की कंडीशन आपको पता होना चाहिए। आप कहोगे कि बिल्कुल सर, कई बार आपने हमें बता दिया है कि इधर तो हो जाएगा पाकिस्तान, पर हो जाएगा पंजाब, यहां पर हो जाएगा हरियाणा, यहां पर हो जाएगा यूपी, यहां पर हो जाएगा एमपी, और यहां पर जो आपका हो जाएगा वो आपका हो जाएगा गुजरात हो जाएगा। याद रखना, उत्तरी राजस्थान, पूर्वी राजस्थान, पश्चिमी राजस्थान, इनकी भी कंडीशन आपको पता होनी चाहिए। आप कहोगे कि बिल्कुल उत्तरी राजस्थान की सबसे जो लंबी नदी हो जाएगी, आप कहोगे कि सर शिवालिक की पहाड़ी कालिका माता का मंदिर हिमाचल प्रदेश से निकल करके आती है, जिसका नाम हो जाएगा घग्गर। क्या हो जाएगा? घग्गर। जो मुख्य रूप से आपकी कहां तक, आप कहोगे कि सर भटनेर दुर्ग हनुमानगढ़ तक बह करके आती है, लेकिन अधिक पानी होने पर फोर्ट अब्बास पाकिस्तान तक चली जाती है। यदि मैं आपसे पश्चिमी राजस्थान की बात करता हूं तो याद रखना, लूनी नदी नाग पहाड़ अजमेर से निकलती है। कौन सी हो जाएगी? लूनी हो जाएगी। कंप्लीट राजस्थान की बात करता हूं तो याद रखना, चंबल। कौन सी हो जाएगी? चंबल हो जाएगी। दक्षिणी राजस्थान की बात करता हूं तो याद रखना, माही। कौन सी हो जाएगी? माही। और पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली की बात करता हूं तो याद रखना, बनास। कौन सी हो जाएगी? बनास हो जाएगी। ये तो हमारी राजस्थान की महत्वपूर्ण बात हो गई। अब यदि वो आपसे बात कर ले कि इंदिरा गांधी नहर, तो याद रखना कि जब अंग्रेजों का शासनकाल था उससे पहले की तो हम बात कर ही नहीं सकते, क्योंकि उन्होंने तो कभी नहीं चाहा कि हमारे भारत का, हमारे राजस्थान का विकास होना चाहिए। उन्होंने तो केवल अपनी सुविधाएं देखी थी कि कमाई किससे होगी, कि ट्रेनों से होगी तो रेल चला दो। याद रखना, बिल्कुल आजादी के जस्ट बाद यानी कि 1948 में कंवर सेन के द्वारा किस नहर की शुरुआत कर दी गई? राजस्थान नहर की शुरुआत कर दी गई। और इसके लिए जब पैसे खर्च करने की बात आई तो बता चुका हूं कि कौन सा बैंक हो जाएगा, तो आप कहोगे कि सर वर्ल्ड बैंक हो जाएगा। तो हमें इसका भी धन्यवाद देना है। तो याद रखना कि इसके लिए पैसे लगाने वाली बैंक भी आपकी कौन सी होगी? वर्ल्ड बैंक हो जाएगी। और 1984 में इसका नाम क्या हो जाएगा? आईजीएनपी, यानी कि इंदिरा गांधी नहर हो जाएगा। क्लियर है? बिल्कुल। अगले क्वेश्चन पर आ जाओ। ये देखो अगला क्वेश्चन क्या है। चंबल परियोजना जिन जिलों की संयुक्त परियोजना है, सॉरी जिन राज्यों की संयुक्त परियोजना है, वो राज्य कौन कौन से हैं? अब देखो, चंबल के बारे में बात कर रहा है, क्या ये राजस्थान और हरियाणा की होगी, या राजस्थान और पंजाब की होगी, या राजस्थान और गुजरात की होगी, या राजस्थान और एमपी की होगी? बताइएगा कि चंबल जो आपकी परियोजना होगी वो आपकी कहां कहां की हो जाएगी? बिल्कुल सांगाराम जी, बिल्कुल पहाड़ी शिवालिक की हो जाएंगी, बिल्कुल शिवालिक की पहाड़ी हो जाएंगी। राजस्थान में मैं कहूं तो हिमालय से आने वाली एकमात्र नदी, कौन सी नदी? आप कहोगे कि सर घग्गर नदी। और राजस्थान की एकमात्र ऐसी नदी जो अंतरराष्ट्रीय बॉर्डर को पार करके जाती है वो भी आपकी घग्गर ही रहेगी। याद रखना दोनों क्वेश्चनों को कि राजस्थान में हिमालय से आने वाली एकमात्र नदी कौन सी हो जाएगी? आप कहोगे घग्गर। और राजस्थान के अंतरराष्ट्रीय बॉर्डर को पार करके जाने वाली एकमात्र नदी कौन सी हो जाएगी? तब भी आप कहोगे कि सर घग्गर नदी ही। इस प्रश्न का आंसर क्या लॉक किया जाए कि चंबल परियोजना जो है वो आपके किन किन राज्यों से संबंधित हो जाएगी? गीता बिश्नोई की सर ऑप्शन नंबर डी को लॉक कर दो। अच्छा ठीक है। इसके अलावा याद रखना, ये कोई ऊंचा बैरवा है, हमारे साथ नया विद्यार्थी जुड़ा है, कि ये भी यही मानना है कि सर ऑप्शन नंबर डी को क्या कर दिया जाए? आप कहोगे कि सर लॉक कर दिया जाए। तो ऑप्शन नंबर डी में क्या है मेरे मित्रा? आप कहोगे राजस्थान और एमपी है। बिल्कुल याद रखना कि दोनों की हिस्सेदारी भी कितनी होगी? आप कहोगे कि सर 50-50% की होगी। हिस्सेदारी को भी याद रखना मेरे मित्रों कि दोनों की हिस्सेदारी कितनी हो जाएगी? तो आप कहोगे कि सर 50-50% की हिस्सेदारी हो जाएगी। इसके अलावा आपके लिए हमने ये भी तो बताया था ना कि इस पर 3 चरणों में कितने बांध बनाए गए? आप कहोगे कि सर 4 बांध बनाए गए हैं। याद रखना, कितने चरणों में? 3 चरणों में।
कितने बांध बनाए गए हैं? याद रखना 4 बांध बनाए गए हैं। अब इनसे भी आप लोग याद रखना कि किस बांध से कितनी विद्युत का उत्पादन किया जाता है, ये बात भी आपको याद रखनी है। सबसे पहले बात करता हूं 1960 की, तो याद रखना 1960 में इस पर 2 बांध बनाए गए हैं। कितने बांध हो जाएंगे? 2 बांध हो जाएंगे। एक तो आपका हो जाएगा गांधी सागर बांध और एक आपका हो जाएगा कोटा बैराज। एक तो कौन सा हो जाएगा? आप कहोगे कि सर गांधी सागर बांध हो जाएगा, और एक याद रखना आपका कौन सा बांध हो जाएगा? आप कहोगे कि सर कोटा बैराज हो जाएगा। कोटा बैराज से किसी भी प्रकार की विद्युत का उत्पादन नहीं किया जाता है। याद रखना विद्युत का उत्पादन किया जाता है गांधी सागर बांध से। और मैं आपके लिए बता देता हूं कि यहां पर 5 यूनिट हैं और प्रत्येक यूनिट से 23 मेगावाट विद्युत का उत्पादन होता है। तो आप कहोगे कि सर 23 मेगावाट विद्युत का उत्पादन होता है, टोटल कितनी है? आप कहोगे कि सर 5 है। तो यहां से जो टोटल लाइट बनाई जाती है वो बनाई जाती है 115 मेगावाट। कितनी बनाई जाती है? 115 मेगावाट बनाई जाती है। अच्छा, दूसरे चरण की बात करता हूं, तो दूसरे चरण में 1970 में राणा प्रताप सागर बांध, कौन सा बांध बनाया गया था? आप कहोगे कि सर राणा प्रताप सागर बांध बनाया गया है। और याद रखना यहां से जो टोटल विद्युत का उत्पादन होता है वो आपके होगा, 4 संस्थाएं हैं 43 मेगावाट बनाती हैं। कितनी मेगावाट? 43। तो याद रखना टोटल जो यहां पर हो जाएगा वो आपकी कितनी हो जाएंगी? 43 इंटू 4 कर देंगे मेरे भाई। आप कहोगे कि बिल्कुल सर यहां से हो जाएंगी 172 मेगावाट। कितना हो जाएगा? आप कहोगे कि सर 172 मेगावाट विद्युत का उत्पादन किया जाता है। तो याद रखना यदि आपसे पूछ ले कि राणा प्रताप सागर से कितनी लाइट बनती है, तो 172 मेगावाट बनती है। तो 2 चरण हो गए। तीसरे चरण की बात करें तो याद रखना आपका हो जाएगा 1972 में जवाहर सागर बांध। कौन सा बांध हो जाएगा? आप कहोगे कि सर जवाहर सागर बांध हो जाएगा। और याद रखना यहां से 33 मेगावाट विद्युत प्राप्त की जाती है। 3 यूनिट हैं, तो टोटल जो मेगावाट हमें प्राप्त होगी वो हमें हो जाएगी 99 मेगावाट। तो याद रखना कि 3 चरणों में 4 बांध बना दिए, गांधी सागर, कोटा बैराज, राणा प्रताप सागर बांध और जवाहर सागर बांध। और याद रखना कि कोटा बैराज से लाइट नहीं बनाई जाती है। लाइट जो आपकी बनाई जाती है वो गांधी सागर बांध से बनेगी। 5 यूनिट हैं, 23 मेगावाट यानी कि 115 मेगावाट। दूसरी 1970 में राणा प्रताप सागर हो जाएगा। याद रखना 43 मेगावाट के 4 संयंत्र हैं, 172 मेगावाट। 1972 में जवाहर सागर बांध हो जाएगा, 33 मेगावाट के 3 हैं यानी कि 99 मेगावाट। यदि हमसे वो बात कर लेता है कुल कितनी विद्युत का उत्पादन होता है, तो सबको ऐड कर देंगे तो याद रखना 386 मेगावाट लाइट जो है वो यहां से बनाई जाती है। क्लियर है क्या? बिल्कुल। तो याद रखना ऑप्शन नंबर डी जो है इसका वो एकदम राइट आंसर हो जाएगा, एकदम सही आंसर हो जाएगा। अच्छा ठीक है सर, अगले क्वेश्चन पर आ जाओ मेरे दोस्तों। ये देखो अगला क्वेश्चन आपका कौन सा है कि राजस्थान के किस जिले में बहुउद्देशीय सिंचाई परियोजना, कौन सी, परवन, निर्माणाधीन है? जयपुर, बांसवाड़ा, झालावाड़, चित्तौड़। मुझे बताइएगा, करंट का मामला है, इंपोर्टेंट भी हम इसे बोल सकते हैं। तो जल्दी से मुझे बता दो कि इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा। बिल्कुल, क्या पूछ रहा है? परवन के बारे में पूछ रहा है। याद रखना कि परवन नदी के किनारे पर आप कहोगे कि सर शेरगढ़ दुर्ग बना हुआ है। कौन सा दुर्ग बना हुआ है? आप कहोगे कि सर शेरगढ़ दुर्ग बना हुआ है। और याद रखना कि ये जो शेरगढ़ दुर्ग है ना, ये शेरगढ़ दुर्ग आपका कहां पर होगा? तो आप कहोगे कि सर वारा के अंदर हो जाएगा। कहां पर हो जाएगा मेरे दोस्तों? वारा के अंदर हो जाएगा। इसके अलावा याद रखना आप कहोगे कि सर जयपुर की जब हम बात करते हैं तो यहाँ की तो कंडीशन कुछ अलग हो जाएगी। बांसवाड़ा में माही बजाज सागर परियोजना हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी बांसवाड़ा में? आप कहोगे कि सर माही बजाज सागर बांध परियोजना हो जाएगी। बिल्कुल गुरुजी, माही बजाज सागर बांध परियोजना का संबंध कहां से होगा? बांसवाड़ा से होगा। और याद रखना कागदी पिकअप बांध भी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? कागदी पिकअप बांध का संबंध भी इसी परियोजना से होगा।
कहां से? आप कहोगे कि सर बांसवाड़ा से। झालावाड़ के बारे में बात करें तो आप कहोगे कि सर राजस्थान में सबसे बड़ी संतरा मंडी कहां है? तो याद रखना राजस्थान की सबसे बड़ी संतरा मंडी झालावाड़ में होगी। याद रखना कौन सी मंडी? आप कहोगे कि सर भवानी मंडी। बिल्कुल याद रखना संतरा मंडी आपकी हो जाएगी। इसके अलावा याद रखना आप कहोगे कि सर झालावाड़ में आहू और काली सिंध नदियों के किनारे पर, याद रखना परवन परियोजना का संबंध भी झालावाड़ से ही होगा। और झालावाड़ के अंदर कौन कौन सी नदी? आप कहोगे कि सर आहू नदी। और याद रखना एक आपकी कौन सी नदी हो जाएगी मेरे मित्र? काली सिंध नदी हो जाएगी। जिनके संगम पर कौन सा दुर्ग बना हुआ है? तो आप कहोगे कि सर गागरोन दुर्ग बना हुआ है। बिल्कुल याद रखना। तो आप याद रखना कि परवन जो है वो निर्माणाधीन कहां के लिए हो जाएगी? झालावाड़ के लिए हो जाएगी। और यहां पर याद रखना कि सबसे बड़ी कौन सी मंडी की बात करेंगे? संतरा मंडी की हम लोग बात कर सकते हैं। क्लियर है ना? बिल्कुल गुरुजी क्लियर है। अच्छा ठीक है मेरे मित्र, आगे की तरफ आ जाओ। ये देखो अगला क्वेश्चन क्या है। राजस्थान के मरु क्षेत्र हेतु जल पुनर्गठन परियोजना का वित्त पोषण किस एजेंसी ने किया है? एशियन डेवलपमेंट बैंक, विश्व बैंक, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, या फिर आप हमें बताइएगा कि कौन सी हो जाएगी? बिल्कुल गुरुजी। अब याद रखना कि मरु क्षेत्र के लिए जल स्रोत हो जाएंगे आपके टांका, टावा, खड़ीन, कुई। बिल्कुल गुरुजी। क्या क्या जल स्रोत हो जाएंगे आपके? आप कहोगे कि सर यहां पर हो जाएंगे आपके टांका। बिल्कुल गुरुजी। याद रखना खड़ीन। बिल्कुल गुरुजी। याद रखना आपकी कुई, जिन्हें आप लोग कुहिया भी कह सकते हो। यहां पर आपके क्या हो जाएंगे? आप कहोगे कि सर टोबा। बिल्कुल। तो याद रखना कि इसके लिए जो सहायता करने वाली एजेंसी है वो कौन सी होगी? एशियन डेवलपमेंट बैंक, या विश्व बैंक, या अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, या न्यू डेवलपमेंट बैंक। इसका सही आंसर क्या लॉक होगा? बताइएगा मेरे प्यारे साथियों कि इसके लिए क्या लॉक कर दिया जाए। बिल्कुल हाँ, बिल्कुल सांगाराम जी, बिल्कुल। परमेश्वर मीना सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो, धन्यवाद मेरे दोस्त। बिल्कुल अगले क्वेश्चन पर आ जाइएगा। सर सावरिया सेठ की जय हो। बिल्कुल सावरिया सेठ की जय हो। और मैं तो ये कहता हूं कि सब पर अपनी कृपा ऐसे ही बनाए रखें मेरे मित्र। बिल्कुल इस प्रश्न का आंसर आप मुझे दीजिएगा कि इसका आंसर क्या हो जाएगा। बिल्कुल रोजाना हमारी लाइव क्लास मॉर्निंग में 7:15 से होती है। सभी विद्यार्थी 7:15 पर बिल्कुल तैयार रहा करो, नोटिफिकेशन को ऑन कर लो, ताकि जैसे ही आपकी अपकमिंग लगती है हमारी, आपके पास में तुरंत मैसेज पहुंच जाए। और अपकमिंग के नीचे हमें आप मैसेज करके बताया भी करो, थोड़ा सा हौसला हमारा बढ़ाया करो कि सर बिल्कुल क्लास कैसी होती है, कैसी नहीं होती है। और वीडियो को जितने भी आपके पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं, दोस्त हैं, दोस्तनी हैं, साथी हैं, साथनी हैं, मित्र हैं, मित्रनी हैं, पुरुष मित्र हैं, महिला मित्र हैं, उन सबके पास में शेयर भी किया करो कि ये देखो हम ज्योग्राफी के एक अलग गुरुजी से पढ़ रहे हैं जो हर एक प्रश्न की व्याख्या करके हमें बताते हैं। ये देखो मेरे यार कि जितने एक एक प्रश्न की व्याख्या कर करके मैं आप लोगों के बीच में बता रहा हूं पूरी करवा चौथ करके। शायद ही यूट्यूब पर कोई टीचर होगा। तो याद रखना हर एक तक आपको अपनी क्या पहुंचानी है? आप कहोगे कि सर क्लास जो है वो हमें पहुंचानी है। तो याद रखना कि इस प्रश्न का आंसर क्या लॉक कर दिया जाए? फिर आप कहोगे कि सर विश्व बैंक ने जो सहयोग किया है ना, वो तो किया है आईजीएनपी के अंदर। आईजीएनपी कहें तो आप कहोगे कि सर इंदिरा गांधी नहर के अंदर। किसमें सहयोग किया है? इंदिरा गांधी नहर में। तो याद रखना इनका कोई योगदान नहीं होगा मेरे साथी। योगदान यदि है तो एशियन डेवलपमेंट बैंक का है। तो ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा, एशियन डेवलपमेंट बैंक। क्लियर है क्या? बिल्कुल सर, यहां तक की हमारी सारी बातें क्लियर हैं। अच्छा ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आ जाओ। तो मुझे बताइएगा कि अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो हमारा अगला जो क्वेश्चन होगा वो अगला क्वेश्चन कैसा रहेगा और इसका आंसर क्या रहेगा? ये लो, पीपलाद पेयजल परियोजना का संबंध राजस्थान के किस जिले से है? अजमेर, झालावाड़, जोधपुर, बीकानेर।
बताइए मेरे साथियों कि पीपलाद जो परियोजना है, उस पीपलाद परियोजना का संबंध राजस्थान के किस जिले से होगा? बिल्कुल, आप कह रहे हो कि सर पीपलाद परियोजना, मैं कहूंगा कि हाँ। तो याद रखना कि इस पीपलाद परियोजना का जो आपका संबंध रहेगा ना, वो आपका झालावाड़ से रहेगा। बिल्कुल, कहां से रहेगा? आप कहोगे कि सर झालावाड़ से रहेगा। बिल्कुल गुरुजी, संतरों में मैंने सबसे आगे बताया था कौन सा? आप कहोगे कि सर झालावाड़। बिल्कुल, लेकिन याद रखना एक परियोजना और चलती है हमारे यहाँ पर, पीपलदा सिंचाई परियोजना। कौन सी परियोजना चलती है? आप कहोगे कि सर पीपलदा सिंचाई परियोजना। और याद रखना ये जो पीपलदा सिंचाई परियोजना है, जिसे आपकी कौन सी नदी पर होगी? तो आप कहोगे कि सर चंबल नदी पर होगी। और ये परियोजना कहाँ की हो जाएगी? तो मेरे मित्रों याद रखना ये जो परियोजना है ना, वो आपकी सवाई माधोपुर की हो जाएगी। तो याद रखना, आप प्रश्न को अच्छे से देख लेना कि वो पीपलाद पूछ रहा है या पीपलदा पूछ रहा है। कंफ्यूज मत हो जाना मेरे साथियों। बिल्कुल, बात समझ में आई कि नहीं आई मुझे बताओ। कि पीपलाद पूछता है तो कुछ और करेंगे। गीता बिश्नोई ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही बात है। संगाराम सोलंकी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही बात है मेरे मित्रों। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। तो क्लियर है ना? बिल्कुल, कौन सा हो जाएगा? झालावाड़। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि पीपलाद पूछता है या पीपलदा पूछता है, इसके बारे में एक बार अच्छे से देख लेना। यदि आपसे वो पीपलाद पूछता है तब तो आंसर करना है झालावाड़, और यदि आपसे वो पीपलदा पूछता है तो आपको आंसर कहां पर भेज देना है? आप कहोगे कि सर सवाई माधोपुर की तरफ भेज देना है। बताओ ये बात आप लोगों की क्लियर हुई या नहीं हुई? बिल्कुल सर क्लियर है। चलो तो फिर अगले क्वेश्चन पर आ जाओ। ये देखो अगला क्वेश्चन क्या है। भारत की सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना जिसके पूरे कमांड क्षेत्र में स्प्रिंकलर या फिर एक तरीके से बात करें तो सिंचाई प्रणाली अनिवार्य हो गई है, वो कौन सी है? नर्मदा नहर परियोजना, जाखम परियोजना, माही बजाज सागर परियोजना या नर्मदा नहर परियोजना? मुझे आप लोग बताइएगा कि इस प्रश्न का आंसर क्या लॉक किया जाए। इस प्रश्न का जो आंसर है ना, वो आंसर क्या ज्यादा नजदीक है, क्या ज्यादा सटीक होने वाला है? बिल्कुल गुरुजी, कौन सी परियोजना के बारे में बात कर रहा है? तो आप कहोगे कि सर हमसे वो बात कर रहा है कौन सी परियोजना के बारे में? भारत की सबसे बड़ी स्प्रिंकल परियोजना। स्प्रिंकल परियोजना की बात करें तो याद रखना इसी को कहते हैं फुब्बारा परियोजना। कौन सी परियोजना कहते हैं? फुब्बारा परियोजना कहते हैं। इस परियोजना को याद रखना बढ़ाने का श्रेय किसको जाएगा? तो आप कहोगे इजराइल। किसको जाएगा मेरे मित्रों? आप कहोगे कि सर इजराइल को जाएगा। तो मुझे बताइएगा कि इसका सही आंसर क्या लॉक किया जाए। तब तक मैं आपके सामने कुछ बातों पर चर्चा करता हूं। याद रखना नर्मदा जो नहर है ना, इसे मारवाड़ की जीवन रेखा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? नर्मदा नहर परियोजना को मारवाड़ की जीवन रेखा कहते हैं, जिसे सरदार सरोवर परियोजना के नाम से भी जाना जाता है। बिल्कुल याद रखना किसकी? आप कहोगे कि सर मारवाड़ की जीवन रेखा। बिल्कुल याद रखना कौन सी परियोजना के नाम से भी जाना जाता है? तो आप कहोगे कि सर सरदार सरोवर परियोजना के नाम से भी जिसे जाना जाता है। क्लियर है क्या? बिल्कुल सर क्लियर है। यहां से आगे की तरफ और याद रखना कि यहां से कितनी नहरें निकाली गई हैं? 3। ये 4 राज्यों की हो जाएगी, राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात और एमपी। याद रखना राजस्थान की होगी, आप कहोगे कि सर महाराष्ट्र की होगी, एमपी की होगी और याद रखना गुजरात की होगी। कितने राज्यों से संबंधित हो जाएगी ये परियोजना? तो आप कहोगे कि सर 4 राज्यों से संबंधित हो। तो याद रखना इसके अलावा बात करते हैं, आप कहोगे कि सर जाखम परियोजना की। तो बिल्कुल याद रखना इसका आंसर आपका जाखम परियोजना ही रहेगा। पर आपका कौन सा बांध हो जाएगा? जाखम बांध हो जाएगा, जो सबसे ऊंचा बांध हो जाएगा राजस्थान के अंदर। कितना हो जाएगा? आप कहोगे कि सर राजस्थान क्या भारत की ही चर्चा कर लेते हैं। तो याद रखना आप कहोगे कि सर 81 मीटर का हो जाएगा। कौन सी नदी पर होगा? तो याद रखना जाखम नदी पर होगा। कौन सी नदी पर होगा मेरे मित्रों? तो याद रखना ये आपका जाखम नदी पर हो जाएगा। क्लियर है? बिल्कुल सर, यहां तक कि हमारी सारी बातें कैसी हो जाएंगी?
क्लियर हो जाएंगी। बिल्कुल मारवाड़ की जीवन रेखा, बिल्कुल संगाराम जी सही बात है। पूनम यदुवंशी गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग पूनम। आज आप लेट हो गए, थोड़ा सा समय का ध्यान रखा करो मेरे भाई, क्योंकि क्लास जो है ना हमारी, वो क्लास हमारी सवेरे 7:15 बजे से शुरू हो जाती है। और याद रखना बेल आइकन को दबा लेना, ताकि जैसे ही क्लास का नोटिस यानी कि क्लास आपकी यूट्यूब पर आए, उससे तुरंत बाद आप लोगों के पास में मैसेज यानी कि नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो कल से कोई भी विद्यार्थी लेट नहीं होगा क्लास में। सबकी एंट्री 7:15 से लेकर के 7:20 में हो जानी चाहिए। सर्दी का बहाना नहीं चलेगा, पढ़ना है, रीट क्वालिफाई करनी है। जिन विद्यार्थियों ने वर्दी का सपना देख रखा है, उनको राजस्थान एसआई का एग्जाम क्लियर करना है। और जहां तक मेरा प्रयास है, मैं आप लोगों के बीच में रेगुलरिटी बना करके रखता हूं। याद रखना केवल और केवल 2 दिन छोड़ करके, कौन सा, एक तो आपका रविवार और एक आपका सोमवार। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि हम भी काफी दूर से हैं मेरे दोस्तों, तो हमें भी अपने घर जाना होता है ना। तो शनिवार की क्लास लेकर के हम शाम को निकल जाते हैं, और फिर हम लोग जो हैं वो रविवार हम अपने घर पर रहते हैं। तो सोमवार को फिर हम ट्रेन से आते हैं, तो आते आते हमें लगभग 8:30 का टाइम हो जाता है। इसलिए शायद 2 दिन की आपकी क्लासें मिस हो जाती हैं हमसे। एक तो आपकी किससे, आप कहोगे कि सर रविवार वाली, और एक आपकी कौन सी, आपकी सोमवार की मॉर्निंग वाली। बाकी की तो 5 दिन हम अपनी आपके सामने रेगुलरिटी बना करके रखते हैं। और जिस रविवार को हम नहीं भी जाते हैं अपने घर पर, तो उस समय तो हमारी रविवार, सोमवार, मंगलवार, सप्ताह के 7 दिन हमारी क्लास होती है। तो याद रखना आप लोग अपनी रेगुलरिटी बना करके रखना, तैयारी को मजबूत करके रखना। इस राजस्थान के टॉपिक को, अपवाद तंत्र को अच्छे से आप किसी भी किताब में से एक बार और पढ़ लेना। ऐसे ही शानदार क्वेश्चनों के साथ मिलता हूं मैं आप लोगों से कल एग्जैक्ट टाइम, सेम प्लेटफॉर्म। जुड़ना मत भूलिएगा। मॉर्निंग में कितने बजे, 7:15। और नोटिफिकेशन को ऑन कर लेना। क्लियर है ना, जैसे ही क्लास लगे आप लोगों के पास में मैसेज पहुंच जाए। हाँ यारो, कभी कभी तो हमें जाना भी पड़ता है ना। बिल्कुल गुरुजी, क्लियर है। हाँ, तो याद रखना कि आज की क्लास पर हम यही फुल स्टॉप लगाते हैं, और मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, यानी कि कल। जाते जाते मैं आपसे यही कहूंगा कि असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। कमी कहां रह गई पिछली बार, उसमें सुधार करो। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, और मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। क्लियर है मेरे मित्रों। मिलते हैं कल कितने बजे, 7:15। टाइम मत भूलिएगा, जुड़िएगा, और अपने दोस्तों के पास वीडियो को शेयर करके बताइएगा कि अब हम उस एक ज्योग्राफी के बादशाह से ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं कि हमारे सारे फैक्ट क्लियर हो जाएंगे। यूट्यूब की दुनिया में देख लो, इतनी व्याख्या के साथ में क्लासें लेकर के चल रहा हूं, एक एक प्रश्न को पूरा निचोड़ कर करके बता रहा हूं। इतना शायद ही कोई रहा होगा। क्लियर है ना। बिल्कुल गुरुजी, तो इट्स ओके, थैंक यू, धन्यवाद।